गंगा और सोन नदी के संगम पर बसी ये वो मिट्टी है जिसने सदियों तक पूरी दुनिया की नियति लिखी है। इसे आज दुनिया बिहार कहती है, लेकिन 2500 साल पहले ये मगध था। एक ऐसा नाम जिससे सिकंदर की अजेय सेना भी थर थर कांपती थी। कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जिसकी दीवारें मीलों तक फैली थी और जिसके एक इशारे पर दुनिया का नक्शा बदल जाता था। आज हम आपको समय के उस गलियारे में ले चलेंगे जहां एक साधारण बालक बिहार की इसी पावन माटी से उठकर चक्रवर्ती सम्राट बना। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि ये दास्तां है शौर्य, प्रतिशोध और उस अखंड भारत की जिसकी जड़ें आज भी हमारे अस्तित्व में गहरी धसी हैं। दृश्य है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र का। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद घमंड की पराकाष्ठा पर था। जब तक्षशिला के विद्वान आचार्य चाणक्य ने उसे विदेशी आक्रमण सिकंदर के प्रति सचेत किया तो भरी सभा में उनका अपमान हुआ। चाणक्य ने गिरते हुए अपनी बिखरी हुई शिखा को पकड़ा और गर्जना की, जब तक इस सत्ता का समूल नाश नहीं करूंगा, ये शिखा नहीं बांधूंगा। ये केवल एक ब्राह्मण का गुस्सा नहीं था, ये एक राष्ट्र के निर्माण की पहली ईंट थी। चाणक्य को बिहार की गलियों में अपना अस्त्र मिल गया था, एक बालक जिसे इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से पूजेगा। चाणक्य ने उसे शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण किया। मगध के घने जंगलों में छिपे रहकर बिहार की इसी धरती पर भारत की पहली मुक्ति सेना तैयार हुई। 332 ईसा पूर्व मगध की सड़कों पर खून और पसीने की गंध थी। चंद्रगुप्त ने धनानंद की विशाल सेना को कूटनीति और साहस से परास्त किया। मगध का सिंहासन अब एक नए युग का गवाह था, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। यूनानी आक्रांता सेल्यूकस निकेटर अपनी सेना लेकर बढ़ रहा था, लेकिन बिहार की माटी के इस लाल ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि उसे अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करना पड़ा और कंधार, काबुल, बलूचिस्तान जैसे प्रदेश भारत को सौंपने पड़े। दोस्तों, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं उस दौर की दहाड़ को? अगर आप बिहार की इस महान विरासत पर गर्व महसूस कर रहे हैं तो अभी कमेंट में मगध का गौरव लिखें और इस ऐतिहासिक सफर को जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी तो सबसे महान सम्राट की एंट्री बाकी है। चंद्रगुप्त का पोता अशोक, एक ऐसा योद्धा जिसने भारत की सीमाओं को अफगानिस्तान की वादियों से लेकर दक्षिण के पठारों तक फैला दिया। लेकिन चंडाशोक से धर्माशोक बनने की कहानी कलिंग के मैदान में लिखी गई। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक ने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए मैदान देखा तो वहां सिर्फ चीखें थी। 1.5 लाख बंदी और 1 लाख से ज्यादा शव गए। अशोक की तलवार झुक गई। उन्होंने बुद्ध के धम्म को अपनाया। बिहार के बोधगया से उठी ज्ञान की वो चिंगारी अशोक के माध्यम से पूरी दुनिया में फैल गई। उन्होंने पत्थर के खंभों पर ऐसे संदेश लिखवाए जो आज भी हमारे लोकतंत्र की बुनियाद हैं। पाटलिपुत्र अब सिर्फ सत्ता का केंद्र नहीं, बल्कि विश्व का आध्यात्मिक और शैक्षणिक केंद्र नालंदा की नींव के रूप में बन चुका था। अशोक का वो सिंह स्तंभ आज भी हमारे नोटों और सरकारी मोहरों पर चमकता है। क्या आपको लगता है कि अशोक के अहिंसा के मार्ग ने भारत को कमजोर किया या उसे और महान बनाया? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। समय बलवान है। अशोक के बाद मौर्य वंश की पकड़ ढीली होने लगी। विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए जिस लौह शक्ति की जरूरत थी वो उत्तराधिकारियों में नहीं थी। दशरथ, संप्रति और अंत में बृहद्रथ। केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, प्रांत स्वतंत्र होने लगे और खजाना खाली होने लगा। 185 ईसा पूर्व में एक सैन्य परेड के दौरान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य राजा की हत्या कर दी। जिस बिहार की माटी से ये विशाल वटवृक्ष उगा था, वहीं उसकी शाखाएं बिखर गईं। मौर्य साम्राज्य भले ही इतिहास के धूल भरे पन्नों में दब गया हो, लेकिन जब तक इस देश में अखंड भारत का सपना जीवित है, चाणक्य की नीतियां याद की जाएंगी।
जब तक शांति और न्याय की बात होगी, अशोक का चक्र घूमता रहेगा। बिहार की ये भूमि केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, ये वो कोख है जिसने भारत को उसकी पहली पहचान दी। मौर्य साम्राज्य का अंत नहीं हुआ, वो आज भी हमारे संविधान में, हमारे तिरंगे में और हर उस भारतीय के रगों में जीवित है जो खुद को चक्रवर्ती बनाने का साहस रखता है। इतिहास की ऐसी ही रोमांचक गहराइयों में उतरने के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया को पता चले क्या था मौर्य साम्राज्य। जय हिंद, जय बिहार।